नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए 1947 से लेकर 1971 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में हुई उस जटिल और ऐतिहासिक भू-राजनीतिक उथल-पुथल को करीब से समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। अगस्त 1947 की बात है। लाहौर से चलकर 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर स्टेशन पहुंचती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन में एकदम सन्नाटा था। स्टेशन मास्टर छैनी सिंह जब दरवाजे खोलते हैं तो अंदर का नज़ारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी और आखिरी डिब्बे पर एक खौफनाक संदेश लिखा था, नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो बस एक डरावनी झलक थी उस भयानक हिंसा की जो दोनों तरफ धधक रही थी। अब जरा इस संख्या पर गौर करें। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। सोचिए, 1.5 से 2 करोड़। ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन था। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसी भारी कीमत, इसी दर्द की बुनियाद पर एक नया देश नक्शे पर उभरा, पाकिस्तान। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 1947 का खौफनाक महाविभाजन। दूसरा, पूर्वी पाकिस्तान के साथ हुआ भेदभाव। तीसरा, विद्रोह और ऑपरेशन सर्चलाइट। चौथा, मुक्तिवाहिनी और भारत का साथ। पांचवां, 1971 की वो ऐतिहासिक जंग। और अंत में एक नए मुल्क का जन्म। चलिए अपने पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कागजों पर यह महाविभाजन आखिर हुआ कैसे था। अगर गणित के नजरिए से देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन की टीम ने इस बंटवारे को बिल्कुल एक यांत्रिक तरीके से किया। भारत की बैंकों में जितना पैसा था उसका 17.5% पाकिस्तान को दे दिया गया। सरकारी दफ्तरों का सामान, मतलब टाइपराइटर से लेकर मेज कुर्सियां और यहां तक कि लाइब्रेरी की किताबें तक बांट दी गईं। 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। सेना की बात करें तो 2/3 जवान भारत के पास रहे और 1/3 पाकिस्तान भेज दिए गए। यह सब एक देश को 2 टुकड़ों में काटने की एक बहुत ही मशीनी प्रक्रिया थी। लेकिन जो नया देश पाकिस्तान बना, उसका भूगोल सच में बहुत अजीब और चुनौतीपूर्ण था। एक देश लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्से, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और दोनों के बीच में क्या? 2200 किलोमीटर का विशाल भारतीय भूभाग। धर्म भले ही दोनों हिस्सों का एक था, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, सब कुछ एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखता था। और बस यही वो भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरी थी जिसने हमारे दूसरे अध्याय की नींव रखी, यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ होने वाला भेदभाव। इसमें सबसे बड़ी दरार पड़ी भाषा को लेकर। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब से उर्दू ही एकमात्र आधिकारिक भाषा होगी। अब सोचिए, पूर्वी पाकिस्तान में 56% से ज्यादा आबादी बंगाली बोलती थी। उर्दू तो सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान का एक छोटा सा एलीट वर्ग बोलता था। जाहिर सी बात है, इस फैसले ने पूर्वी हिस्से में आग लगा दी, जो बाद में एक बहुत बड़े भाषा आंदोलन में बदल गई। बात सिर्फ भाषा की नहीं थी, पैसों का भेदभाव भी चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में पटसन यानी जूट की जबरदस्त खेती होती थी। पूरे देश की विदेशी मुद्रा का 2/3 हिस्सा इसी जूट के निर्यात से आता था। लेकिन यह सारा पैसा जा कहाँ रहा था? पश्चिमी पाकिस्तान के विकास और सेना पर। पूर्वी हिस्से के लोगों को साफ लगने लगा था कि उनके ही पैसों का इस्तेमाल करके उन्हें ही हाशिए पर धकेला जा रहा है। जब ऐसा लगातार भेदभाव होता है तो गुस्सा फूटेगा ही। और यही गुस्सा हमें ले जाता है तीसरे अध्याय की तरफ, जहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हुआ। 1960 के दशक के अंत तक आते आते हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगे थे। शेख मुजीबुर रहमान ने स्वायत्तता के लिए एक 6 सूत्री आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद आया 1970 का आम चुनाव, जो एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीत लीं। पूरे पाकिस्तान में सरकार बनाने का बहुमत उनके पास था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया और मार्च 1971 में नेशनल असेंबली को ही टाल दिया।
लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय पश्चिमी पाकिस्तान ने क्रूरता का रास्ता चुना। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। इसका मकसद बंगाली विद्रोह को पूरी तरह कुचलना था। इस भयानक सैन्य कार्रवाई में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों, बुद्धिजीवियों और बेकसूर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और इसी अमानवीय बर्बरता से अपनी जान बचाने के लिए लोगों का एक विशाल हुजूम भारतीय सीमाओं की ओर भागने को मजबूर हो गया। इतने भारी शरणार्थी संकट के बाद भारत का इसमें शामिल होना तय था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा अध्याय, मुक्ति वाहिनी और भारत की भूमिका। शरणार्थियों के भारी दबाव को देखते हुए अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से तुरंत सैन्य कार्रवाई करने को कहा, लेकिन सैम बहादुर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उनके तर्क बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक थे। जल्द ही मानसून आने वाला था जो सेना को रोक देता। चुनाव के कारण सेना दूर दराज के इलाकों में थी। हिमालय के दर्रे खुले थे जिससे चीन के दखल का खतरा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक बख्तरबंद डिवीजन में 189 में से सिर्फ 13 टैंक ही काम कर रहे थे। मानेकशॉ ने तैयारी के लिए वक्त मांगा और उनका यह फैसला एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसी तैयारी के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेशी विद्रोहियों यानी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इस दौरान का एक बहुत ही गजब का किस्सा है। नेवी के एक गुप्त ऑपरेशन में मुक्ति वाहिनी के तैराकों को पाकिस्तानी जहाज़ों के नीचे लिम्पित माइन लगाने थे। इन माइन्स का ट्रिगर पानी में घुलने वाला था। अब सवाल था कि ब्लास्ट से पहले तैराकों को सुरक्षित भागने का समय कैसे मिले। इसके लिए एक अनोखा जुगाड़ निकाला गया। इन प्लग्स को कंडोम से ढक दिया गया ताकि पानी ट्रिगर तक धीरे धीरे पहुंचे और तैराकों को भागने का पूरा वक्त मिल जाए। युद्ध में ऐसे छोटे छोटे और साधारण जुगाड़ भी कैसे कमाल कर जाते हैं, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। महीनों की उस खामोश तैयारी और बढ़ते तनाव के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया। बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर, 1971 का 13 दिवसीय ऐतिहासिक युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हवाई हमले कर दिए और इसके साथ ही युद्ध का आधिकारिक बिगुल बज गया। भारतीय सेना ने दो तरफा रणनीति अपनाई, पश्चिम में डिफेंस और पूर्व में जबरदस्त अटैक। इस रणनीति का एक बेहद साहसिक हिस्सा था 11 दिसंबर का तंगेल एयर ड्रॉप। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स की एक पूरी बटालियन को दिन के उजाले में आसमान से सीधा दुश्मन के इलाके में उतारा गया। इस कदम ने पाकिस्तानी सेना में दहशत फैला दी और भारतीय सेना के ढाका पहुंचने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं थी। पर्दे के पीछे कोल्ड वॉर की पूरी बिसात बिछी हुई थी। पाकिस्तान को बचाने और भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना यूएसएस एंटरप्राइज और ब्रिटेन ने अपना बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन तभी भारत के मित्र राष्ट्र सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों वाले 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को वहां तैनात कर दिया। इस जबरदस्त ग्लोबल चेस गेम ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। जब चारों तरफ से हार पक्की हो गई तो अंत कितना नाटकीय था, ये इससे घटना से पता चलता है। 16 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व नागरा ढाका पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को एक हाथ से लिखा छोटा सा नोट भेजा। उसमें लिखा था, डियर अब्दुल्ला, मैं आ गया हूं, खेल खत्म हो चुका है। ये इतना अनौपचारिक इसलिए था क्योंकि ये दोनों जनरल बंटवारे से पहले एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। जंग के भयंकर माहौल के बीच दोस्तों का इस तरह आमना सामना होना इतिहास का एक बेहद अनोखा और मानवीय पल था। और इसी ऐतिहासिक चिट्ठी के साथ हम पहुंचते हैं अपने अंतिम अध्याय पर, जहां एक महाकाव्य का अंत होता है और एक नए राष्ट्र का उदय। 90,000 सैनिक। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में जो हुआ वो अपने आप में एक मिसाल है। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। सिर्फ 13 दिनों की भीषण लड़ाई और पूर्वी पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट गया। जन्म हुआ एक नए स्वतंत्र मुल्क का, बांग्लादेश। इतिहास की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। भाषा, संस्कृति और समान अधिकारों को कुचलकर केवल धर्म के आधार पर किसी देश को जबरदस्ती बांधकर नहीं रखा जा सकता। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है।
जरा सोचिए, अगर 1947 में भारत का वो दर्दनाक महाविभाजन कभी हुआ ही ना होता, तो आज उस उपमहाद्वीप की और शायद पूरी दुनिया की तस्वीर कैसी होती? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।